स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। हमारी क्लास थोड़ी सी आने में डिले हो गया, कई बार आपको पता ही है ब्याह शादियाँ चल रहे हैं, तो हम भी जाते रहते हैं, आप भी जाते ही हैं। तो अब दोबारा से फ्री होकर के आपके साथ जुड़े हैं चैनल के माध्यम से। बहुत ही संभावित है कि आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगी। इस वजह से आप पढ़ते रहिए। जिनका भी टारगेट है, सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो शानदार तरीके से पूरे लक्ष्य को ध्यान में रख करके, पूरी प्लानिंग बना करके, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़िए और मेहनत करिए। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। जीएस में से एक नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। तो लगातार आप पढ़ते रहिए। तो आज का टॉपिक है हमारा घटना चक्र को ध्यान में रख करके गुप्त काल में या मौर्य वंश में, और खास तौर पे गुप्त काल, क्योंकि जो इतिहास में यदि आप गुप्त काल को देखेंगे, कौन से काल को? गुप्त काल को, या गुप्त डायनेस्टी को इंग्लिश में बोलें तो गुप्त डायनेस्टी को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, इतिहास में कौन से वंश को या कौन से काल को साहित्य का गोल्डन टाइम कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा लेखकों ने पुस्तकों की, अलग अलग पुस्तकों की, भिन्न भिन्न पुस्तकों की रचना की है। कौन से काल में? गुप्त काल में। तो इस वजह से साहित्य का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहते हैं। तो इस क्लास में बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बताने चल रहा हूँ आपको। पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बार बार इन्हें रिवीजन करिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आगे पीछे के वंशों से भी पुस्तकें हैं। तो कुल मिला के जो हमारे टॉपिक का नाम है आज का, वो क्या है? साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्य की बात करेंगे, साहित्यकारों की बात करेंगे, लेखकों की बात करेंगे। टॉपिक हमारा कौन सा है? घटना चक्र सीरीज का है। ये वो प्रश्न है जो पूछ लिए गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इनकी प्रबल संभावना रहती है पेपरों में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो देखिए, देखते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे आप क्लास में। तो देखिए, प्राचीन साहित्यकार की बात करें, जैसे पहला पॉइंट है, जो बेसिक है, इतिहास का पिता किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को, है ना। हिस्ट्री ऑफ फादर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिस्ट्री ऑफ फादर, मतलब उनके पितामह। इतिहास जो शब्द है उसको लाने वाले, है ना, एक तरीके से कहते हैं उत्पत्ति का नाम जो जुड़ा हुआ है वो किसके साथ? हेरोडोटस, जाने माने इतिहासकार थे, ठीक है। इस क्लास में पुस्तकें होंगी और लेखक होंगे। साहित्य के बारे में विश्लेषण करेंगे पुस्तकों के और अध्ययन कर लेंगे हम। जैसे अष्टाध्यायी संस्कृत के विषय में पढ़ा जाता है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? पाणिनि ने। कई बार पूछी गई है, लगातार रट लेना है इन पुस्तकों। तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। दूसरी पुस्तक की चर्चा करें, महाभाष्य, किसने लिखा? पतंजलि। पतंजलि कौन थे? जो कि योग के आविष्कारक माने जाते हैं। हमारे धरती पर, हमारे भारत के भीतर अगर बात करें तो योग के बारे में सबसे पहले ज्ञान किसने दिया? पतंजलि ने। इस वजह से आप देखते हैं बाबा रामदेव भी के जो योग पीठ का नाम है क्या है? पतंजलि के नाम से ही है। और पतंजलि के नाम से आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, ठीक है। एक निरुक्त करके क्या है पुस्तक, ये किसने लिखी? यास्क ने। और वार्तिक नामक पुस्तक किसने लिखी? कात्यायन ने। आप क्लास को देखेंगे तो बहुत सारी आपको नई पुस्तकें भी मिलेंगी पढ़ने को। पहले से आपने पढ़ रखी है वो तो है ही, लेकिन आप क्लास के साथ जुड़ेंगे तो अलग अलग और नई पुस्तकें मिलेंगी, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में लिखी गई शास्त्रीय पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जैसा कि मैंने बताया, हमारे ऐतिहासिक पीरियड में हम देखें, भारत के ऐतिहासिक पीरियड को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पुस्तकों की रचना हुई वो गुप्त काल में हुई। इस वजह से गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल, और गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म होता है हमारे भारत में, उत्तर भारत में। मंदिरों को बनाने का जो कार्य शुभारंभ हुआ वो गुप्त काल से हुआ। गुप्त काल के शासक जो गुप्त थे वो जमीनों को दान दिया करते थे ब्राह्मणों को, ठीक है। तो जमीनों को जब दान दिया जाने लगा तो ब्राह्मणों ने उन्हीं जमीनों में किसका निर्माण कराया? मंदिरों का निर्माण कराया। तो उत्तर भारत में मंदिरों की एक तरीके से कहें तो स्थापना किसको श्रेय जाता है? गुप्त काल के समय में श्रेय जाता है। अगर एक इनडायरेक्टली बोलें तो गुप्त शासकों को ही श्रेय जाता है ना, क्योंकि जमीनें दान में दी थी। सातवाहन वंश भी है दक्षिण भारत का हमारा, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी। और सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान या पैठन, गोदावरी नदी के तट पर पड़ेंगे। उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और दक्षिण भारत में सबसे पुराना वंश भी हम पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के रीजन पे उन्होंने शासन किया था। शीशे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र वंश था दक्षिण भारत में सातवाहन वंश, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मैं इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, उनको आप नोट करते चलिए, ठीक है। हर एक प्रश्न आपके लिए काम आएगा। अमरकोश, गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अमरकोश, अमर सिंह ने लिखी थी। कामसूत्र वात्सायन ने लिखी थी। मेघदूत, मुद्रा राक्षस मैंने अभी बता दिया आपको, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने, ठीक है। मेघदूत कालिदास की पुस्तक है। 10 कुमार चरितम किसने लिखी? दंडन ने।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सभी पुस्तकें शास्त्रीय पुस्तक कही जाती हैं और कौन से काल में लिखी गई, गुप्त काल में लिखी गई। गुप्त काल की फेमस पुस्तकें ये सभी की सभी, है ना। इस पूरी क्लास में किताबों का या पुस्तकों का निचोड़ है जो कि आपके परीक्षा से, ये गारंटी है, मेरा दावा है कि बाहर नहीं जाएगी पुस्तक, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस क्लास को। मालविकाग्नियम मित्रम, मालविकाग्नियम मित्रम और नाम है इसका पीछे, इसे जोड़ देता हूं मैं आपके लिए, मित्रम ये पूरा नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास। और कालिदास कौन से शासनकाल में रहते थे, गुप्त काल के शासनकाल में। और कौन से दरबार में रहते थे, कौन से शासक के दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के में। और चंद्रगुप्त सेकंड को क्या बोलते थे, परम भागवत के नाम से जाना जाता था, देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, देवश्री के नाम से भी जाना जाता था। ये उपाधियां हैं चंद्रगुप्त सेकंड की, जो उपाधियां हैं, देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, और सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि थी वो कौन सी थी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे, जाने माने साहित्यकार जिनका नाम कालिदास। साहित्यकार के साथ साथ जाने माने कौन थे, नाटककार। इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखे, नाटक लिखे। इस वजह से कालिदास को क्या पढ़ते हैं हम, प्रसिद्ध नाटककार थे, ठीक है सर। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा, कालिदास ने। कुमार संभव किसकी पुस्तक, कालिदास की। रघुवंश किसकी पुस्तक, कालिदास की। कोई दिक्कत सर, कोई डाउट, ये याद हो जाएंगे, नौकरी पक्की आपकी। कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास, कौन से राज्य का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। कश्मीर की राजधानी क्या भैया, श्रीनगर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो हमारे बच्चे देखेंगे इस क्लास को। श्रीनगर, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए। कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा राजत रंगड़ी नामक पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में लिखा, राजत रंगड़ी। और उस समय के शासक कौन थे, जयसिंह नामक शासक थे उस समय के, जब ये किताब लिखी गई या इतिहास लिखा गया, ठीक है। तो श्रीनगर जहाँ स्थित है वहाँ से होकर के एक नदी बहती है और नदी का नाम है झेलम। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, झेलम। और श्रीनगर में झील स्थित है, दो झील बहुत फेमस हैं। एक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम बूलर झील, और दूसरी पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पर्यटक उसमें बोटिंग करते हैं, नावों में बैठ के जाते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर, वो है डल झील। तो डल झील बहुत फेमस है पर्यटकों के लिए, और बूलर झील स्वच्छ पानी की या मीठे पानी की या साफ पानी की, और क्या कह सकते हैं, मीठे पानी थे, साफ पानी थे, स्वच्छ पानी से, यही कह सकते हैं। इसकी भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो किताब कौन सी है, राजत रंगड़ी। किसने लिखी, कल्हड़ ने। काय का इतिहास है इसमें, कश्मीर का इतिहास है। एक और लेखक हैं बागपति, इन्होंने इसी तरीके से इतिहास लिखा है। ये कौन से लेखक ने लिखी है, गौडबाहु ने। माफ कीजिए, गौडबाहु पुस्तक का नाम है, बागपति लेखक का नाम है। भारवी ये एक लेखक थे, इन्होंने ये किताब लिखी किरातार्जुनियम। किरातानियम, ये साइलेंट है इसमें, किरातार्जुनियम, ठीक है। ये पुस्तक कहाँ से ली गई है, महाभारत के कथा सूत्र से संबंधित है ये पुस्तक, किरातार्जुनियम वाली। ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, महाभारत से संबंधित। राजशेखर कपूर मंजरी, कालिदास फिर आ गए, चूंकि कालिदास बहुत फेमस है। रघुवंशम, भास नामक लेखक है। स्वप्न वास वद्दतम, ये पुस्तक लिखी गई है। वाणभट्ट, कौन सी लिखी है, कादम्बरी। वाणभट्ट भी जाने माने लेखक थे, कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। अब नीचे दिख नहीं रहा होगा तो इधर देख लेते हैं। हर्षवर्धन शासक था एक, कौन सा शासक था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में रहता था बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी, कादम्बरी। लेकिन स्वयं हर्षवर्धन जो शासक था वो जाना माना साहित्यकार था भाई साहब, संगीतज्ञ था। हर्षवर्धन संगीतज्ञ था और साहित्यकार था। साहित्यकार का अर्थ है कि उसने भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना स्वयं की। तो कौन कौन सी पुस्तकें हर्षवर्धन की, एक नागानंद किताब लिखी, एक रत्नावली लिखी उसने, और एक प्रियदर्शिका। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें कौन से शासक की हैं, हर्षवर्धन की। इनको छाप लेना और रट लेना, ठीक है, और अपनी आत्माओं में उतार लेना चराचर रूप से, दृश्य अदृश्य रूप से। विज्ञानेश्वर एक राइटर है बहुत फेमस, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने कौन सी किताब लिखी, मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की बहुत फेमस किताब है, माफ कीजिए, पुस्तक है मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या कहती है, सुनिए भाई साहब। पुत्र पिता के जीवन में ही संपत्ति का दावा कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हमारे ग्रंथों में या शास्त्रों में, अलग अलग पुस्तकों में भी लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति का क्या कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन पिता के सामने नहीं कर सकते। लेकिन इस पुस्तक में लिखा है मिताक्षरा में, पुत्र
पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर क्या कर सकता है, दावा कि साहब हमारा जी कमरा दे दो, या भुसवाई कोठे हमें दे दो, वह कोठे हमें दे दो, बंटवारा कर सकता है ना। आमतौर पर हमारे ग्रामीण परिवेश में इसी तरीके से होता है। अगला पॉइंट, चरक संहिता, चिकित्सा के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, पूरी डॉक्टरी का ज्ञान है इस पुस्तक में। क्या नाम है, चरक संहिता। और जो आगे का नाम है ये राइटर का नाम है इसमें, तो लेखक का नाम क्या है, चरक। चरक ने किताब लिखी है चरक संहिता। चरक संहिता 120 पार्ट है, यहाँ में 8 खंडों में विभाजित है जी। 120 अध्याय 8 खंडों में विभाजित है, ठीक है। बराहा मिहिर ने पुस्तक लिखी है पंच सिद्धांत का, काय पर आधारित है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, यूनान की ज्योतिर्विद्या पर आधारित है एक पुस्तक, ठीक है। यूनान की जो विद्या होती है, ज्योतिर्विद्या होती है, उस पर आधारित है। कौन सी, पंच सिद्धांत का। किसने लिखी है, बारामेहर ने। विशाख दत्त एक नाटककार थे फेमस। बारामेहर जैसी के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन था ये, खगोल शास्त्री। ब्रह्मगुप्त कौन था, गणितज्ञ जाने माने। ये सभी गुप्त काल के समय की घटनाएं हैं जो मैं बात कर रहा हूँ इस क्लास में आपके लिए, सब गुप्त काल से रिलेटेड है सारी पुस्तकें, ठीक है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक बहुत फेमस है, मिलिंद पन्हो। इसमें संवाद का उल्लेख किया गया है। संवाद किसका है, नागसेन का मिनांडर से, और मिनांडर का नागसेन से संवाद है इसमें, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कृषि की 8 विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है इसमें। कृषि में 8 प्रकार से काम किया जा सकता है, ऐसी अवस्थाओं का उल्लेख किया गया किसमें, मिलिंद पन्हो में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इस पुस्तक के अंदर अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कालिदास किसके दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड को क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लिख लीजिएगा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इनको भी नोट कर लेना, छाप लेना, ये सभी पूछे गए वो वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा, ध्यान दीजिएगा, 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया एक पुस्तक का जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र को लिखा किसने, विष्णु शर्मा जी ने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पंचतंत्र को किसने लिखा, विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बात करते हैं भास्कर। भास्कर एक लेखक थे जिन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। कौन से क्षेत्र में योगदान दिया, बीज गणित के क्षेत्र में, गुप्त काल में ही। आर्यभट्ट दशमलव स्थानिक मान के बारे में बताया सबसे पहले आर्यभट्ट ने कि दशमलव क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। भास्कराचार्य गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम है लीलावती, ठीक है। ये पॉइंट नोट करते चलना। कहने का मतलब दशमलव की बात करें, मैथ की, गणित की बात करें, बीज गणित की बात करें, इनकी उत्पत्ति या इनका शुभारंभ या इनके बारे में कल्पना करने वाले, कल्पना नहीं कहेंगे, इनको स्थापित करने वाले जो लेखक थे वो भारत के ही थे। और भारत में गुप्त काल के समय में इनके प्रारंभ होता है। अगर बाद में हम पढ़ते हैं तो हम अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं, आइंस्टीन के बारे में पढ़े या न्यूटन के बारे में पढ़े या किसी के, उन्होंने बहुत बाद में ये परिकल्पना की है कि इस तरीके से होता है या ये मान निकाले जाते हैं। हमारे भारत में इन मानों को पहले से ही दे दिया गया गुप्त काल में। अगला देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपनी धुरी मतलब अपने अक्ष पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये कौन कह गए थे, आर्यभट्ट कह गए थे। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आर्यभट्ट बता गए थे कि जो हमारी पृथ्वी है, भूगोल में अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो पृथ्वी 23 सही 1/2 अक्षांश पर क्या हुई है, डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है भाई साहब। इसी झुकी होने के कारण या अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण ये लिखा है, अपनी धुरी पर घूमने के कारण, एक ही बात है, अक्ष कह लो या धुरी कह लो। कारण क्या होता है, सूर्यास्त होता है और सूर्य उदय होता है, मतलब सूर्य देवता अस्त होते हैं और सूर्य उदय भी होता है। ऐसा कहना था किसका, आर्यभट्ट जी का। और जो कब की बात है, गुप्त काल की। और गुप्त काल कब था, कब पढ़ा रहा हूँ मैं इस क्लास के। अगर समय काल आप मेरे से पूछो तो समय काल है आपका 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच में, 6ठी शताब्दी तक आप बोल सकते हो। और न्यूटन और दुनिया भर के और बहुत सारे जो वैज्ञानिक विश्व भर के थे, इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया। वो कब आए, वो 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं सदी की बात है। अलग अलग सदियों में उन्होंने अपने लिख दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पृथ्वी के बारे में भी, दशमलव के बारे में भी, बीजगणित के बारे में भी हमारे भारत पहले कह चुका था। हमारे भारत के जो महानतम लोग थे वो पहले एक सिद्धांत दे चुके थे कि इस तरीके से ये कार्य होते हैं, ठीक है। इन्हीं को आगे पढ़ाया और लोगों ने। मत्स्य विलास प्रहसन, ये महेंद्र वर्मन एक
लेखक उन्होंने लिखा, भारत का पहला विधि निर्माता किसको कहा जाता है? मनु को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। जैसे सितार आ जाए, तबला आ जाए, है ना, इस तरीके से आ जाए तो इनमें पूछा जाता है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र बताओ। तो सबसे पुराना या सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? हमारा वीणा है। और वीणा किससे संबंधित है? माँ सरस्वती से। आप चित्रों में देखते आ रहे हैं हम बचपन से, माँ सरस्वती के हाथों में वो जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? वीणा ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पुराना माना जाता है। तो ये गुप्त काल और अलग अलग समय की लेखकों को मैंने लिया, खासतौर पर गुप्त काल को, तो इस वजह से ये पूरी की पूरी क्लास किसको समर्पित थी? साहित्य को। यह पूरी क्लास किससे संबंधित थी? लेखकों से संबंधित। तो अच्छे से इसे नोट कर लेना। कोई दिक्कत शक समस्या फिर भी आपको लगी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों को अवश्य आप नोट करते चलिए, ये आने वाली आगामी आपकी किसी भी वनडे एक दिवसीय परीक्षा में काम आएंगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, आरओ एआरओ का एग्जाम दो, पुलिस का एग्जाम दो, दरोगा का दो, या कोई भी और एसएससी से रिलेटेड आप एग्जाम दे सकते हो। जीएस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। कमेंट भी करते रहा करो, बताते रहा करो आपको कौन सी क्लास चाहिए, कौन सी क्लास या कौन सा एग्जाम से आपका आ रहा है। तो आपके सुझावों के साथ और बेहतर से बेहतर करने की हम अपने चैनल के माध्यम से, अपनी छोटी सी टीम के माध्यम से कोशिश करते हैं आपको नया से नया और अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर जीएस में कंटेंट दिया जाए। इस क्लास को आप पढ़िए, रिवीजन करिए। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सभी को जय श्री राम, राधा रानी, नमस्कार।